All right, G. Good morning, ladies and gentlemen. I do hope that you can listen to me well. मैं जो है वो हम लोगों ने कल जो है वो पढ़ा था। हम उसका जो है एक रैपिड जो है रिव्यू लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग एलवीपी पीएल की तरफ जो है वो निकलते हैं। मैंने हम लोगों ने जो है वो आपका कार्डिक साइकिल जो है उसके ऊपर जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको ग्राफिकल टर्म्स के अंदर जो है वो देखा था। और मैंने आपसे कहा था ग्राफिकल टर्म्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम लोग आईसीयू के अंदर कार्डियक जो है वो पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली ये ग्राफ्स बना रहे होते हैं। और अगर हम लोग को ये पता ना हो कि ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्या है, तो फिर हम लोग जो है ऑन स्पॉट इंटरवेंशन जो है वो ऑन स्पॉट इंटरवेंशन को जो है वो नहीं कर सकते। तो I told you कि जो एक साइकिल है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर इवेंट्स। जो इवेंट है वो आपके दो पर्टिकुलर बीट्स के अंदर डेवलप होते हैं, यानी कि एक डायस्ट्री से लेकर दूसरी डायस्ट्री तक या एक सिस्टली से लेकर दूसरी सिस्टली के डेवलप हो जाने तक आप जो इवेंट्स जो है उसको जो पढ़ रहे होते हैं आपके हार्ट के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, वो कलेक्टिवली जो है वो कार्डियक साइकिल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है वो इवेंट्स डेवलप होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है हमारे पास और एक मैकेनिकल इवेंट होता है। जो मैकेनिकल इवेंट है उसकी जो है वो हमारे पास फर्दर जो है वो तीन डिवीजन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। हमारे पास प्रेशर की तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, हमारे पास वॉल्यूम की चेंजेस आ रही होती हैं, और हमारे पास जो है वो वाइब्रेशन की तब्दीलियाँ जो है वो आ रही होती हैं, जो कि इनडायरेक्टली जो है वो हार्ट साउंड बनकर जो है वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आई टोल्ड यू कि अगर हम लोग जो है वो डायस्ट्री से मामले को स्टार्ट करें, जहां अभी जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है कार्डिक मसल के अंदर जनरेट होने के जो है वो प्रोसेस में है और अभी जनरेट नहीं हो पाया, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो कार्डिक मसल है उसने प्रॉपर रिलैक्स किया हुआ होता है और उसके अंदर प्रेशर चल रहा होता है वो आपका जीरो के करीब चल रहा होता है। बिकॉज के जीरो के करीब जिसमें प्रेशर चल रहा है तो इट इज इन द पोजिशन ऑफ एक्सेप्टिंग द ब्लड। तो जो एट्रियल कंपार्टमेंट आपका पड़ा हुआ होता है वो बिकॉज के टोटल रिलैक्स होने के बाद ब्लड को रिसीव करने की कैपेसिटी के अंदर मौजूद होता है। और जो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट होता है बिकॉज के उसके अंदर अभी भी 50 ml के करीब जो है ब्लड मौजूद है, उसका प्रेशर जो है दैट इज समवट अबव जो है 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जिस वक्त आपका बिल्कुल बेसल जो है वो मामला जो है वो चल रहा होता है, तो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आपका कोई प्रेशर की तब्दीली नहीं आ रही, आपकी जो है कोई वाइब्रेशन की जो है तब्दीली नहीं आ रही, इलेक्ट्रिकल इवेंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन जो वॉल्यूम है वो अगर आप लोग देखें तो जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम था 50, उससे जो है वो बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 120-130 के लेवल तक जो है वो पहुंच रहा है। और उसके बाद जब ये आपका जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है वो फिलिंग हो जाएगी, तो फिर आपकी जो है पी वेव जो है वो डेवलप होती है। और पी वेव डेवलप होने के बाद जो है वो आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। और जिस वक्त आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, तो एट्रियल प्रेशर जो है वो आपका जीरो से अप्रॉक्सीमेटली 15-17 के करीब जो है पहुंचता है। और जब ये 15-17 के करीब पहुंचता है तो जितना ब्लड और एडिशनल इसके अंदर मौजूद पड़ा हुआ था, तो सारा का सारा ब्लड जो है वो इसने वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो ऊज आउट कर दिया है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि आपका जो हार्ट है उसके जो ऊपर वाले जो चेम्बर्स पड़े हुए हैं एट्रियल चेम्बर्स। ऑलराइट, सो ड्यूरिंग डायस्ट्री आपका जो प्रेशर है वो भी आपका जीरो पर चल रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है वो भी जीरो पर चल रहा है। लेकिन जो आपकी एट्रियल फिलिंग है दैट इज बिकमिंग मैक्सिमम, बिकॉज कि जो एट्रियल कंपार्टमेंट है उसका प्रेशर जो है वो जीरो के करीब ही मौजूद होता है, तो इट कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। आपका जो हार्ट है उसके जो चेम्बर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि जो आपके सुपीरियर चेम्बर्स पड़े हुए होते हैं वो एट्रियल कंपार्टमेंट्स हैं, और जो लोअर चेम्बर्स होते हैं दे आर इंफीरियर कंपार्टमेंट्स। तो जिस वक्त ब्लड आपका बॉडी से यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो जस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तमाम का तमाम ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर जो है आपका कूल आउट हो सकता है। और जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है आपकी 1/3 आपका ब्लड कहीं पर बच जाता है, उसको पुश करने के लिए जो है वो जरूरी पड़ती है। दैट इज वाई
अगर आपके जो है एट्रियल फेल्योर्स डेवलप होते हैं तो वो यूजली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, बिकॉज द मेजॉरिटी ब्लड आपके वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में आ चुका होता है। वेंट्रिकल उसको जो है वो बॉडी में पुश कर देता है और आपकी बॉडी का काम जो है वो चलता रहता है। तो दैट इज व्हाई, बिकॉज के एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है इट इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द वेंट्रिकुलर फिलिंग। दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द एट्रियल जो आपके एरिथमियाज होते हैं वो साइलेंटली जो है वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ना शुरू हो जाए, कोई स्ट्रेसफुल जो है वो इन्वायरमेंट आ जाए, आप हैवी एक्सरसाइज करने लग जाएं, इमोशनल ट्रॉमा डेवलप हो जाए, मेटाबॉलिक आपकी जो नीड है वो बढ़ जाए, बहुत क्रॉनिक आपके जो फीवर्स हैं वो डेवलप हो जाए, जहां जहां आपकी बॉडी की नीड बढ़े, उस सूरत के अंदर आपके जो एट्रियल एरिथमियाज हैं वो आपके जो है वो एज सिम्टम जो है वो प्रेजेंट करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर बेस आपका जो है वो डायस्ट्री के दौरान जो है कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट जब डेवलप नहीं हुआ तो फिलिंग जो है वो आपकी मैक्सिमल 130 तक जो है ml तक हो रही है, और उसके बाद जो है वो आपकी पीवेम जो है वो जनरेट हो चुकी होती है। आपका जो एट्रिया है वो कॉम्प्रेक्ट कर जाता है और जो प्रेशर है आपका एट्रियल कंपार्टमेंट के अंदर वो 0 से 10 15 17 के करीब जाता है, और जैसे ही ब्लड इसमें से इजेक्ट हो जाता है और ये रिलैक्स करना शुरू करता है तो आपका जो प्रेशर है एट्रियल कंपार्टमेंट में वापस 0 के ऊपर आ जाता है। इसी दौरान जिस वक्त आपका एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट हो चुका होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो वेंट्रिकल है वो अपने मैक्सिमम वॉल्यूम को जो है वो अचीव कर चुका है और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपका प्रेशर जो है वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो 0 के करीब से ऊपर उठता है तो ये जो आपका एवी वाल्व पड़ा होता है इसको वापस एट्रियल कंपार्टमेंट की तरफ पुश कर दिया जाता है, और ये जो पुश आपने किया है, इसको बंद किया है, इसकी बंद होने की वजह से आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो अल्टीमेटली जो है वो प्रोड्यूस होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग अब ये एवी वाल्व बंद हो गया, लेकिन बिकॉज के एओर्टा के अंदर डायस्ट्री में भी प्रेशर जो है 80 के करीब जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो जब तक आप 80 का प्रेशर जो है उसको अचीव नहीं कर लेते तो आपका एओर्टिक वाल्व नहीं खुल सकता। तो ये जो आपने 1 से लेकर 80 तक जो प्रेशर को इंक्रीज किया है, इसमें ना ब्लड एट्रियल कंपार्टमेंट से आ रहा है और ना ही एओर्टा से जो है आपका बाहर जा रहा है, बिकॉज के आपका जो ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर जो है वो कोई तब्दीली जो है वो डेवलप नहीं हुई। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग हम लोग इसको बोलते हैं कि जी आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो रही है दैट इज ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। ईसो वॉल्यूमिक मीन्स कि आपके वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो जैसे ही 80 का प्रेशर आप क्रॉस करेंगे आपका एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा, बिकॉज कि आपने अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को भेजना है। दैट इज व्हाई आप जो है वो जो ब्लड है उसको जो एट्रियल वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट है उसके प्रेशर को 120 डिग्री तक बढ़ाकर लेकर जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो आपके एओर्टा में अगेंस्ट ग्रेविटी प्रॉपरली जो है उसको पुश कर सके। और जैसे ही आपका ब्लड जो है वो एओर्टा से निकल जाता है तो आपका जो टी वेव है वो डेवलप हो चुकी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो प्रेशर है वो वापस रिड्यूस होना शुरू होता है। एक तरफ आप इसको रिलैक्स करा रहे हैं, दूसरी तरफ इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम हो गया है। जैसे ही आप 80 के करीब करीब पहुंचेंगे, बिकॉज कि अब आपका जो एओर्टिक प्रेशर है उसका वो ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वेंट्रिकुलर प्रेशर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका एओर्टिक वाल्व जो है उसको पुश कर दिया जाता है वापस टुवर्ड द वेंट्रिकल, और इस पर्टिकुलर पुशिंग की वजह से आपकी जो सेकंड हार्ट साउंड जो है वो डेवलप होती है। अब जब प्रेशर 80 के करीब से नीचे जा रहा है लेकिन अभी 0 तक नहीं पहुंचा तो आपका एओर्टिक वाल्व भी बंद है और एवी वाल्व भी खुले नहीं है, बिकॉज वो 0 के प्रेशर के ऊपर जाकर खुलेंगे। तो ये जो आप बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रेशर को जो है वो लेकर आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो है वो आप फेज को जिसमें आपके वॉल्यूम में वंस अगेन कोई तब्दीली नहीं आ रही लेकिन ये रिलैक्स हो रहा है, इसको हम ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज जो है वो बोलते हैं। तो अगर मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो कार्डियक साइकिल के अंदर जो है उसको लगाना चाहूँ तो डायस्ट्री के अंदर जो है वो मेरे पास जो है वो फिलिंग हो रही है, उसके बाद जो है वो मेरे पास पी वेव आएगी, फिर मेरे पास एट्रियल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आएगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो मेरे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर मेरे पास जो है वो एवी वाल्व क्लोज होगा, फिर मेरे पास हार्ट जो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड है वो डेवलप होगी, फिर ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज आएगा, एओर्टिक वाल्व खुलेगा और फिर इजेक्शन का जो है वो फेज डेवलप होगा, फिर एओर्टिक वाल्व आपका जो है वो बंद होगा और साथ में आपकी जो टी वेव है वो बनना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो आपकी सेकंड हार्ट वेव साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, फिर ईसो वॉल्यूमिक जो रिलैक्सेशन है वो फेज आएगा, उसके बाद जो है फिर आपकी जो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि आपके जो है वो एक कार्डियक साइकिल के ऊपर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर आपने जो है आईसीयू में ग्राफ ड्रॉ किया है और लेट सपोज के जो ग्राफ है वो आपको कुछ ऐसी पोजीशन के अंदर मिला है या आपको कुछ ऐसी पोजीशन के अंदर मिल जाता है
ये वाला जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के अंदर मिल रहा है, या आपकी जो पी वेव है वो यहाँ पर कहीं पर डेवलप हो रही है और क्यू आर एस यहाँ कहीं पर आ गया और टी यहाँ आ गया है, और जो हार्ड साउंड है वो आपकी कहीं यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इस ग्राफ में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं और ये अपनी पर्टिकुलर लाइन से बाहर जा रहा है, तो आप बता सकते हैं यदि आपके प्रेशर में तब्दीलियां कहीं पर आ रही हैं, या वॉल्यूम में तब्दीलियां हैं, या इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जनरेशन और ट्रांसमिशन में तब्दीली है, क्या ऐसी तब्दीली है, ये वैल्वुलर कोई एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आपका सीबीएस जो है वो खराब हो रहा है। दिस गिव्स अ कंप्रीहेंसिव आइडिया कि आपका जो सीबीएस है उसमें कौन कौन सी जो है वो चेंजेस जो है वो डेवलप हो रही है। आई रिपीट वंस अगेन, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो यहाँ पर जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी फिलिंग का फेज आता है, फिर पीवेव डेवलप होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद जो है आपका जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होगा, एवी वाल्व क्लोज होगा, आपका ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज आएगा, एओर्टिक वाल्व खुलेगा, उसके बाद जो है वो आपकी इजेक्शन का जो है वो फेज आएगा, ई वेव बनना शुरू होगी, रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी, एओर्टिक वाल्व क्लोज होगा, सेकंड हार्ड साउंड जो है वो आपकी डेवलप होगी, ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन आएगी, और फिर जो है वो आपकी फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। So these all particular events constitute a single cardiac cycle. And from the professional examination point of view, this is a very important question. ये बार-बार जो है वो एग्जाम के अंदर जो है आ जाया करता है। Now this is the other representation जो कि हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम की जो चेंजेस हैं वो हम लोग जो है वो मेजर कर रहे हैं फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए बिकॉज के लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली आपका एओर्टा से कनेक्टेड होता है, और यही वो बेसिकली पोर्शन है आपके हार्ट का जिसने बॉडी को ब्लड जो है वो सप्लाई करना होता है। दैट इज व्हाई जब भी हम हार्ट फेलियर्स की बात करते हैं, जनरली अनलेस एंड अनटिल हम स्पेसिफिक हों, वी ऑलवेज टॉक अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो डायनामिक्स हैं, बिकॉज तो डायरेक्टली आपके सीबीएस जुड़े, और जो सीबीएस है उसके ऊपर आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज व्हाई हम यूजुअली आईसीयूज के अंदर जो डायनामिक्स कार्डियक साइकिल के जो है वो नोट कर रहे होते हैं, वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के जो है वो डायनामिक्स होते हैं। इसमें हमारे पास दो जो है वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स जो है वो आपका एग्जिस्ट करते हैं, एक प्रेशर का और एक जो है वो आपका वॉल्यूम का। तो इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, हमने देखा था कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका मौजूद होता है एक पर्टिकुलर इंजेक्शन के बाद वो 50 ml होता है, और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज या डायस्ट्री के दौरान आप जो वॉल्यूम है उसको 70 ml का इजाफा करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 120 या जो आपका 130 के करीब होता है आपका जो ब्लड वॉल्यूम, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इतना जो है वो यहाँ पर हो जाता है 120 और 130। तो ये जो फेज है जिसमें 1 का हमने जो है वो सफिक्स ऐड किया हुआ है, ये बेसिकली जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फेज ऑफ फिलिंग को। उसके बाद जो आपकी ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन आती है, यानी कि आपने प्रेशर तो बढ़ाया है, पहले आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे थे लेकिन प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आती है, 0 के करीब करीब चल रहा था। उसके बाद आपका जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ और आपने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की है, तो फिर फेज 2 जो है आपका स्टार्ट हो गया है, और ये जो फेज 2 है ये आपकी ईसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 0 से 80 तक प्रेशर तो जो है आपका बढ़ गया है, लेकिन वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आई, वॉल्यूम वही है जो कि आपका 120 था। 80 के ऊपर जैसे ही जो है वो आपका एओर्टिक वाल्व खुलता है तो आपकी इंजेक्शन स्टार्ट होती है, प्रेशर आपका 120 तक जाता है, लेकिन साथ में वॉल्यूम भी जो है 70 ml जो है वो कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जिस वक्त आप इंजेक्शन के बाद जो है वो मामले को जो है वो कहीं पर पहुंचाते हैं, तो प्रेशर जो है वो आपके 120 के करीब जो है वो पहुंचता है, और जो आपका वॉल्यूम है वो वापस वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर जो है वो आपने मामले को स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर आपका ईसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन का जो है वो फेज डेवलप हो जाता है। इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जो है हम 70 ml के करीब ब्लड को एजेक्ट कर रहे हैं, और इतना ही ब्लड जो है हम लोग जो है उसको रिसीव कर रहे हैं। अगर जो है वो कहीं आपकी इजेक्शन में प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो रहे हैं, यानी कि जितना ब्लड आप वेंट्रिकल से जो है वो बाहर की तरफ भेज रहे हैं उसमें कोई खराबी डेवलप हो रही है, तो वो खराबी जो है वो फेज 1 से रिलेटेड हो सकती है, फेज 2 से रिलेटेड हो सकती है, और फेज 3 से भी जो है वो रिलेटेड हो सकती है। वेरी रेयरली इट हैपेंस यदि आपका जो फेज 4 है उसकी अबनॉर्मलिटीज जो है वो आपको देखने को मिले। तो अगर हम लोग देखें फेज 1 की अबनॉर्मलिटी से जो है मामले को स्टार्ट करें, तो हम लोग देखेंगे, लेट सपोज कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए, हाइपोवॉल्यूमिया है। फॉर एग्जांपल यदि आपने जो पानी है उसको लूज किया है,
पानी आप कहाँ लूज करेंगे? आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डायबिटिक्स के अंदर बहुत एक्सेसिव जो है वो आपकी यूरिनेशन जो है वो डेवलप हो सकती है। कोई भी वजह थी जिसके अंदर आपकी बॉडी का पानी जो है वो कम हो गया, बिकॉज कि आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है वो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिस वक्त आपका वॉल्यूम जो है वो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपकी जो फिलिंग का फेज है वो प्रॉपर जो है वो नहीं चल सकता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप देखेंगे कि जी फिलिंग जो है वो अगर शुरू हुई होगी, तो उस पर्टिकुलर फिलिंग ने जो है वो 120 का लेवल जो है वो अचीव नहीं किया होगा, उससे पहले पहले ही रुक गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये जो ग्राफ है ये आपको लेफ्ट वाली डायरेक्शन के अंदर जो है वो बढ़ता हुआ जो है महसूस होगा अगर आप हाइपोवोलेमिया के अंदर ग्राफ जो है उसको डेवलप करें, बिकॉज के पानी आया ही कम है। और अगर हम लैपलास लॉ की बात करें जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसे हम हीमोडायनामिक्स में जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो जाकर पढ़ेंगे। लैपलास लॉ जो है इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि जितना इनिशियल मसल की जो है वो लेंथ होगी उतनी ही जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जितनी जो है वो एक्सटेंट के ऊपर या जितनी शिद्दत से आप किसी इलास्टिक के फाइबर को खींचेंगे और फिर जब आप उसमें छोड़ेंगे तो उसमें उतनी ही शिद्दत से कलैप्स होने की टेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। तो जो चीज मसल के फाइबर को बेसिकली खींचती है हार्ट के अंदर, वो ब्लड का एक्यूमुलेट होना होता है। जितना ब्लड इसके अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाता है, आपका मसल बिकॉज के स्ट्रेच हो रहा है, ये फैल रहा है, जितना फैलाव इसके अंदर जो है वो ज्यादा आएगा, उतना ही जो है वो शिद्दत से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करेगा। और जितना फैलाव इसके अंदर जो है वो कम आएगा, उतनी ही कम फोर्स के साथ जो है इसने जो है वो कोलैप्स करना है। इसको हम हीमोडायनामिक लॉज के साथ जो है बाद में जाकर डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपने जो है वो ब्लड जो है उसको लेकर ही कम जो है वो क्वांटिटी के अंदर आए हैं, तो जाहिर है कि आपका जो मसल है वो कम स्ट्रेच हुआ है। अगर वो कम स्ट्रेच हुआ है तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ये डेवलप कर सकता है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी कम है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इजेक्शन भी जो है आपकी कम है। और फिर आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो ऑलरेडी बिकॉज के पहले आपके पास वॉल्यूम कम था, तो आपका जो ग्राफ है वो सुकड़ गया है तमाम की तमाम डायरेक्शंस के अंदर। तो अगर जो है वो आपको जो ग्राफ है वो सिकुड़ा हुआ मिले, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर आपको जो है वो 120 का जो है वो वॉल्यूम अचीव नहीं हो पाया, और फिर आपकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं लगी, इजेक्शन भी प्रॉपर नहीं हुई, और ये तमाम डायरेक्शन में सिकुड़ गया है, तो जो चीज़ आपके जहन के अंदर आनी चाहिए कि जी मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम फिलिंग के अंदर मौजूद था, और फिलिंग में मौजूद था, ये हमें यहाँ पर फेज वन की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बता रही है। और अगर ये जो हाइपोवोलेमिया आप डेवलप करेंगे उसकी जो कॉमन कॉजेज है मैंने आपको बताई कि बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, आपने हो सकता है आपको वॉमिटिंग रही हो, डायरिया रहा हो, कॉलरा डेवलप हो गया हो, पानी आप सही तरीके से ना पी रहे हो, बहुत शदीद गर्मी का मौसम है, आप बाहर खेलने चले गए हो, वट एवर द रीजन वॉज जिसमें आपकी बॉडी का जो है वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो ग्राफ है वो सुपड़ जाएगा चारों चारों डायरेक्शंस के अंदर। इसी तरह से अगर फेज वन की दूसरी अबनॉर्मेलिटी जो है उसको लिया जाए, तो आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। और वॉल्यूम बढ़ कब जाएगा? जो वॉल्यूम की रेगुलेशन होती है वो दो पर्टिकुलर एरियाज आपके कर रहे होते हैं बॉडी में। एक तो किडनी जो है वो आपका देख रहा होता है, तो अगर रीनल फेल्योर आपका जो है डेवलप हो गया है तो उस सूरत में वॉल्यूम ऊपर की तरफ चला जाएगा। दूसरा जो है वो एल्डोस्टेरॉन आपका जो है वो वॉल्यूम को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। तो अगर एल्डोस्टेरॉन का जो है कोई ट्यूमर था तो वो भी कॉन्टिन्यूस ग्राउंड्स के ऊपर जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहा होगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर एडीएच जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से सिक्रीट ना हो रहा हो, तो उसके अंदर भी जो है वो आपकी वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकती है। वट एवर द रीजन वॉज, अब ये जो फेज वन है ये आपका राइट साइड के ऊपर जो है वो फैल जाएगा, उसमें लेफ्ट साइड के ऊपर सुकड़ रहा था, इसमें राइट जो है वो शिफ्ट आ रहा है। तो हाइपोवोल्यूमिया के अंदर जो शिफ्ट थी वो लेफ्ट वर्ड जो है वो आपकी शिफ्ट थी, जबकि हाइपरवोल्यूमिया के अंदर जो आपकी शिफ्ट आ रही है वो आपकी राइट वर्ड जो है वो शिफ्ट जो है वो डेवलप हो रही है। सो दिस इज हैपनिंग राइट वर्ड। और जाहिर सी बात है जितना आपका जो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, उतना ही वॉल्यूम जो है वो आप हार्ट का जो मसल है उसने ज्यादा स्ट्रेच किया है, और जितना मसल ज्यादा स्ट्रेच हुआ है उतनी ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इजेक्शन भी आपकी ज्यादा है, और फिर वापस घूम कर जो है वो आप वापस रेजिडुअल वॉल्यूम पर आ गए। तो अगर आप देखें कि जी पहला फेज वन आपका जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर स्लिप हो गया है, तो बाकी फेजेस ने अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया होगा। तो ये जो फेज वन की दूसरी एब्नॉर्मेलिटी है हाइपरवोलेमिया, ये आपकी राइट साइड शिफ्ट के साथ जो है वो प्रेजेंट करेगी, जबकि जो हाइपोवोलेमिया है
तो आपकी लेफ्ट साइडेड जो शिफ्ट है उसके साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। दूसरा आपका जो फेज है, इसमें देखें कि जी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई है। एक रीजन हो सकती है हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपकी कम हो गई है, हाइपो कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपकी जो है वो ब्लड सप्लाई के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। इसी तरह से वो सोडियम की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर सोडियम और कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर जा रही हो आपकी, तो आपकी इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो है प्रेजेंट कर सकता है। इसमें फेज वन की नॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलेगी, जबकि जो फेज टू है तो आपका ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो आप वॉल्यूम भी ज्यादा बाहर भेजेंगे, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 50 से कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपने ज्यादा डेवलप कर है। तो अगर हाइपर नेट्रीमिया हो, हाइपर कैलोरीमिया आपका एग्जिस्ट करता हो, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकती है, जिसके साथ इजेक्शन जो है वो बढ़ सकती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो घट सकता है। तो अगर आपका जो ग्राफ है अपवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो टिल्ट कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली आयोनिक एब्नॉर्मेलिटीज फेज टू के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जिसमें सोडियम हो सकता है, और जिसमें कैल्शियम की एब्नॉर्मेलिटीज जो है वो आपकी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर मैं ब्लड सप्लाई जो है वो आपके कार्डियक मसल की रिड्यूस कर दूं, और इस्कीमिया जो है वो डेवलप हो जाए, तो जो इस्कीमिक मसल होता है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जो आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है फेज टू वो कम डेवलप होगा। जब फेज टू जो है वो आपका कम डेवलप होगा, तो इंजेक्शन भी कम होगी, और जब इंजेक्शन भी है आपकी कम होगी, तो आप बढ़ जाएगा। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, और फिर जो है वो आपका राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाए, तो ये इसका ऑपोजिट बताएगा, दैट मीन्स ये कार्डियक फेल्योर जो है आपका डेवलप हो रहा है। मोस्ट लाइकली जो रीजन यहाँ पर होगी, दैट वुड सपोज टू बी आपकी जो है वो जो रीजन यहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी वो आपकी होगी इसके में, यानी कि आपकी ब्लड सप्लाई से रिलेटेड जो रीजन है वो आपकी एग्जिस्ट करती होगी। दो फेज से रिलेटेड हमने जो है एब्नॉर्मलिटीज देखी है। फेज वन में मैंने आपको बताया कि अगर फेज वन सुकड़ रहा है, तो उसी हिसाब से आपका फेज टू भी सुकड़ जाएगा, फेज थ्री भी सुकड़ जाएगा, और आपका फेज फोर जो है वो आपके रेजिडुअल वॉल्यूम को वापस नॉर्मल पर ले आएगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो कि हम यहाँ पर फेंक सकें। और ये हाइपोवोल्यूमिया की कॉज है का केस है। इसी तरह से अगर हाइपरवोल्यूमिया डेवलप हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट होगा, फेज वन फैलेगा, उसके बाद जो है वो फिर आपका फेज टू जो है वो फैलेगा, फिर आपका फेज थ्री फैलेगा, और फिर वापस हाइपोवोल्यूमिया पर आ सकती है। तो ये जो सिनेरियो था, ये हाइपोवोल्यूमिया का सिनेरियो था, और ये जो सिनेरियो हम लोगों ने डेवलप किया है ग्राफ में नॉर्मेलिटी या आपका हाइपरवोल्यूमिया जो है उसका जो है वो सिनेरियो जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से जो फेज टू की जो आपकी नॉर्मेलिटी है, उसमें अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो रही है, तो मोस्ट लाइकली आयोनिक एब्नॉर्मेलिटी है। आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हुई है, तो आपकी इजेक्शन ज्यादा हुई है। अगर इजेक्शन आपकी जो है वो ज्यादा हुई है, तो फिर आपका जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो गया। तो अगर ये ग्राफ ऊपर वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा हो, और फिर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपकी इसकी शिफ्ट देखने को मिल रही हो, तो मोस्ट लाइकली जो एब्नॉर्मेलिटीज आपकी एग्जिस्ट करती हैं, वो सोडियम से रिलेटेड एग्जिस्ट करती होंगी, या वो फिर आपकी जो है वो कैल्शियम से रिलेटेड जो है एग्जिस्ट करती होंगी। इसी तरह से अगर फेज वन आपका कम हो गया है, और इजेक्शन उसकी कम हो गई है, और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ गया है, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर अगर आप लोग देखेंगे बेसिक एब्नॉर्मेलिटी फेज टू के अंदर थी, तो अगर इस्कीमिया आपका जो है वो डेवलप हो रहा होगा, तो इस्कीमिया के अंदर बिकॉज के मसल प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम थी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम थी, तो इजेक्शन कम थी, इजेक्शन कम थी, तो आपके वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा वॉल्यूम जो है बच गया है। तो अगर कर्व जो है वो आपका डाउन डायरेक्शन के अंदर जा रहा हो, और राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपका जो है वो आ रहा हो, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग बोलेंगे ये कार्डियक फेल्योर का सिनेरियो है। मोस्ट लाइकली जो आपकी रीजन एग्जिस्ट करती होगी आपकी इस्कीमिक करती होगी, दो कि अगर आप सोडियम कंसंट्रेशन को कम कर दें और कैल्शियम की कंसंट्रेशन को भी जो है वो कम कर दें, उसमें भी ये सिनेरियो जो है डेवलप हो सकता है। लेकिन आपका जो ईसीजी है वो फिर आपको बताएगा कि कोई इस्कीमिक साइन जो है वो आपका एग्जिस्ट करता था, या कोई इस्कीमिक साइन एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर इस्कीमिक साइन जो है आपका एग्जिस्ट करता था, तो फिर आप इस मामले को इस्कीमिया की तरफ ले जाएंगे। अगर नहीं करता था, तो फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी नॉर्मल है, या इनकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है।
फेज 3 एओर्टिक वाल्व के जो है वो खुलने के ऊपर जो है वो मुनहसर है कि आप कितनी इंजेक्शन कर सकते हैं। अगर वेल्वुलर प्रॉब्लम जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एओर्टिक वाल्व जो है उसका स्टीनोसिस होता है, स्टीनोसिस होता है तंग होना, अगर जो है वो लिपिड इसमें डिपॉजिट हो जाए, इसकी इन्फेक्शन हुई हो और उसके बाद इसका फिब्रोटिक डैमेज हो जाए वन वे और अनदर वे, अगर जो है आपने इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज को ऐड अप कर दिया और उसका जो मास है वो इंक्रीज हो गया, तो इसको खुलने के अंदर जो है वो डिफिकल्टी होगी, इसको स्टीनोसिस बोलते हैं। तो अगर आपका जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है तंग हो गई है वन वे और अनदर वे, तो पीछे से आप जितना मर्जी जोर लगा लें आप इंजेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपका जो है वो जो प्रेशर है वो कम से कम 80 का अचीव हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम कॉन्ट्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी इंजेक्शन जो है वो कम हो रही है और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, तो ये आपको बताएगा कि कोई वैल्वुलर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता था, यानी कि इंजेक्शन के साथ जो आपका प्रॉब्लम था। इसी तरह से अगर आपका जो ओपनिंग है, जो आपका वाल्व है, ये लूज हो जाए, तो आपका ब्लड जो है वो एओर्टा की तरफ जो है वो प्रॉपर तरीके से पुश नहीं कर सकता, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ब्लड है वो वापस वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो रिगर्ज कर देगा, इसको एओर्टिक रिगर्ज बोलते हैं। स्टीनोसिस में आपकी इंजेक्शन जो है वो कम हो जाएगी, रिगर्ज के अंदर जो है वो आपकी इंजेक्शन तो नॉर्मल होगी, लेकिन फिर भी आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज कि आप जो ब्लड एओर्टा में फेंक रहे थे वो वापस अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ पर आ गया, बिकॉज कि एओर्टिक वाल्व प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो सका। तो दोनों ही सिचुएशंस के अंदर, स्टीनोसिस के अंदर या आपका रिगर्ज के अंदर, फेज 2 के जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो 0 से 120 का प्रेशर है, कम से कम ये उसको अचीव कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ा होगा और इंजेक्शन आपकी कम हो रही होगी। तो अगर आपका जो ग्राफ है वो आपको कुछ जो है वो ऐसा जो है वो देखने को जो है वो मिले, जहां पर इंजेक्शन जो है वो कम हो रही है लेकिन आपका फेज 2 नॉर्मल है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मोस्ट लाइकली जो है वो आपका जो है वो वेल्वुलर जो डिसऑर्डर है, वो वेल्वुलर डिसऑर्डर जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। और मोस्ट लाइकली जो ग्राफ का शिफ्ट है, अगर वो सिर्फ लेफ्टवर्ड के अंदर हो रहा है, बाकी इंजेक्शन की कमी की वजह से, तो सॉरी राइटवर्ड हो रहा है इंजेक्शन की कमी की वजह से, हम कहेंगे कि जी आपके वेल्वुलर प्रॉब्लम्स के अंदर जो है प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। दूसरी एक और एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है कि एओर्टा के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल हाई, जिसको हम आम जुबान के अंदर हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और मेडिसिन की जुबान के अंदर एचटीएन या हाइपरटेंशन जो है उसको कहा जाता है। अगर एओर्टा के अंदर ऑलरेडी प्रेशर जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो जाहिर है कि आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए, ताकि आप जो ब्लड है उसको भेज सकें। लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ से कोई बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर जो है उसको जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, या बहुत ब्लड नहीं भेज सकते। तो दूसरी रीजन जो आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है लो इजेक्शन की, वो लो इजेक्शन की जो रीजन है दैट इज हाइपरटेंशन, जिसको आम जुबान के अंदर हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो ज्यादा एग्जिस्ट करता हो, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप जो है वो ब्लड को यहाँ से इजेक्ट नहीं करवा सकते, और ये जो ब्लड जो है वो आपका इजेक्ट नहीं हो सकता, तो उस सूरत में भी आप यहाँ पे प्रेशर ज्यादा डेवलप कर रहे होंगे, इजेक्शन जो है आपकी कम हो रही होगी, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है आपका बढ़ जाएगा। अगर ये प्रेशर नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो कम से कम टाइप 2 फेलियर नहीं है, यानी कि आपका हार्ट फेल नहीं हो रहा, तो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम आपका इजेक्शन में आ रहा है, या तो वेल्वुलर डिसऑर्डर ऑर्डर जो है आपका वेल्व से रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर आपका एग्जिस्ट करता होगा, या फिर आपका एओर्टा के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जिसको आप आम जुबान के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, या हम मेडिसिन की जुबान के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो बोलते हैं। फेज 4 बिकॉज के फिलिंग का फेज, रिलैक्सेशन का फेज होता है, और उसके बाद आपकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हार्ट रेट जो है वो आपका बहुत ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, कैल्शियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, इन्होंने हार्ट रेट को ऊपर रखा हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन आपकी आ रही है, उसने जो है वो हार्ट रेट को जो है मुसलसल ऊपर रखा हुआ है, तो बिकॉज के रिलैक्सेशन जो है वो आपको कम टाइम मिल रहा है रिलैक्स होने के लिए, तो फिलिंग जो है वो आपकी इनडायरेक्टली जो है वो कम हो जाती है। तो फेज 4 की जो एबनॉर्मेलिटीज है वो बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं। स्पेसिफिकली अगर आपका हार्ट रेट जो है 300 को क्रॉस कर जाए, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपका फेज 4 जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिलिंग रिड्यूस हो जाती है, फिर ये कम हो जाती है, और फिर ये कम हो जाती है, विच इज अ वेरी रेयर सिनेरियो। यूजुअली आपको फेज 1 की एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी, यानी कि हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया की एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी। फेज 2 की एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, या फिर इस्कीमिया की एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी। या फिर फेज 3 की एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी, यानी कि वैल्वुलर प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर आपके जो है वो एओर्टा के अंदर जो है वो
हाइपरटेंशन एग्जिस्ट करती होगी या फिर उसकी डिस्टेंसिबिलिटी कैपेसिटी कम होगी, जैसा कि आपका लॉन्ग लास्टिंग एजिंग के अंदर या एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप इंजेक्शन सही नहीं करवा पाएंगे और बाकी चीजें जो है वो आपकी खराब हो जाएंगी। ये जो शिफ्ट्स हैं हाइपोवोलेमिया के साथ हम लोगों ने देखा कि आपका जो शिफ्ट है वो लेफ्ट साइड के ऊपर हो रहा था, हाइपरवोलेमिया में राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया था। अगर हाइपर नेट्रीमिया था या हाइपर कैल्सीमिया था तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाकर इस तरह से जो है वो लेफ्ट अपवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हुआ था। जिसका ऑपोजिट था उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर जो है ये डाउनवर्ड और राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट हुआ था। और अगर हम इजेक्शन के प्रॉब्लम जो है वो निकाल कर आए तो अपवर्ड और लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा था अगर वैल्वुलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था, हाइपरटेंशन का था। और अगर जो है वो आपका हाइपरटेंशन थी तो वो आपको जाहिर है कि उसकी रीडिंग मिल जाएगी, आपके पास हिस्ट्री होगी। और अगर वैल्वुलर डिसऑर्डर था तो वो आपको इजेक्शन के पैरामीटर्स को देखकर पता चल जाएगा कि वैल्व के अंदर जो है कहीं पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो आपका एग्जिस्ट करता था। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपके जो कार्डियक शिफ्ट्स होते हैं एलवीपीएल के अंदर उनको जो है हम लोगों ने इनकाउंटर कर लिया है। ये शिफ्ट्स अगर आप लोग देखना चाहें तो ये गेनोम के अंदर भी मौजूद है और ये आपको बीआरएस के अंदर भी जो है वो मिल जाएगा। तो आई रिपीट वंस अगेन कि फेज वन की abnormalities वॉल्यूम की abnormalities हैं, फेज टू की abnormalities जो है वो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल abnormalities होती हैं, और फेज थ्री की अगर आपकी abnormalities डेवलप हो रही हो तो ये वैल्वुलर abnormalities होती हैं, स्टीनोसिस हो सकता है, रीगर्ज हो सकता है, या फिर जो है ये आपकी हाइपरटेंशन उसकी जो है वो abnormalities के साथ जो है वो आपका ये ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो सकता है। तो जो शिफ्ट्स हैं ये कौन सी डायरेक्शन में किस तरीके से होती हैं ये आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगी। गेनोम के अंदर अगर आप उसको देखना चाहें तो या बीआरएस के अंदर जो है वो शिफ्ट्स आपकी दी हुई है। इन पर्टिकुलर शिफ्ट्स को जो है वो वहाँ पर जो है वो आप देख लें। I think that this is enough for today. I do not want to start another topic. कल जो है वो हम लोग हीमोडायनामिक्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे और हीमोडायनामिक्स के साथ ही हम लोग जो लिम्फ की फॉर्मेशन है उस लिम्फ की फॉर्मेशन को जो है वो देखेंगे और उसकी जो है नॉर्मेलिटीज जो है उसको देखेंगे। और फिर दो टॉपिक्स हमारे पास बच जाएंगे, एक ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और एक जो है वो आपका शॉक। उसके बाद जो है वो आपका जो सीबीएस है अ, वो ख़त्म हो जाएगा। इसको इसी सीक्वेंस में प्लीज लेकर चलिएगा जिस सीक्वेंस के अंदर स्लाइड्स जो है हमने बनाई हुई है। गाइडन में आपको चीज़ें स्कैटर्ड मिलेंगी। जिस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है इसी तरीके से इसको पढ़ें ताकि जो है वो आप अल्टीमेटली जो है वो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उसको समझ सकें। सो आई विल सी यू टुमारो। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे।